नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। लोकसभा चुनाव में अब 3 चरण की वोटिंग बाकी है। 4 फेज की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 2024 के रन में पीएम नरेंद्र मोदी के 400 पार के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि इस बार बीजेपी करीब 200 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन बीजेपी मिशन 400 पार को लेकर के पूरी शिद्दत के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और आश्वस्त भी नजर आ रही है। हालांकि इस आंकड़े के पीछे की वजह पर क्या है, इसे लेकर के चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि असम के सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा और गिरिराज सिंह ने इस पर बीजेपी के नजरिए को काफी हद तक साफ कर दिया है। दोनों नेताओं ने एक मन से कहा कि कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर के लिए 400 की जो सीटें हैं वो हासिल करना बेहद जरूरी है। 400 सीट की दरकार है। वे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया, एनआरसी का भी जिक्र किया और कहा कि इन सब के लिए भी 400 पार जरूरी है। बीजेपी इसके लिए तरकश के हर तीर का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं इंडी गठबंधन भी बीजेपी के 400 पार के मिशन को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। राहुल गांधी तो 400 पार के मिशन को धत्ता बताने में के लिए आजकल रैलियों में संविधान लेकर के भी पहुंच रहे हैं, संविधान की कॉपी लेकर के पहुंच रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। दो टूक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो संविधान बदल देगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए लगातार हर एक राज्य में पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी चुनावी रैलियों में जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ऐसे में हम इंडिया के सवाल में 400 सीट के धर्म युद्ध पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास बड़ा पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे 400 के धर्म युद्ध पर। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसका शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, शरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। झारखंड को क्या मिल रहा है? आज झारखंड में एक ही काम के लिए झारखंड को जेएमएम ने पूरा पॉपुलर कर दिया देश में कि करप्शन का मामले में आज झारखंड देश का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। आप लोगों जाओ, ईडी कोई मंत्री का कोई असिस्टेंट का घर में जाते हैं, वहां भी 37 करोड़ रुपया बरामद कर लेता है और पूरा केस बरामद करता है। ये जो लड़ाई चल रही है चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। बड़े डायलॉग है, उनको भी कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए इस बार परिवर्तन होना तय है। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भी और देश में जीतने जा रहा है। इंस्टीट्यूशन का खत्म होना ही हमारे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को खत्म करने का रास्ता है। इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने का काम करेगी। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का
तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं, एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ओंकारेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी से मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बेहद ही अच्छा खासा जो है मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज भले ही कम रहा है। चुनावी मुद्दे लगातार चुनावी रैलियों में दिख रही हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे दल पर लगाते नजर आ रहे, लेकिन 4 चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब मुद्दे कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं और 24 की लड़ाई धर्म की लड़ाई बनती नजर आ रही है। तो देखिए, मुकेश त्यागी से अभी टेक्निकल इशू के कारण संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एसके दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके दत्ता का रुख कर लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि क्या कुछ जो समीकरण है वो बन रहा है। एसके दत्ता जी, देखिए, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एनडीए 400 पार का नारा लगातार दे रही है। उस तो देखिए, अभी टेक्निकल इशू के कारण पैनल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि लड़ाई इस बार जो है 24 का चक्रव्यूह जो है वो धर्म के आधार पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ज्वलंत मुद्दों पर सबसे बेहतरीन डिबेट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन 4 चरणों के चुनाव के बाद अब जो मुद्दों की हवा का रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जनता के मुद्दे चुनावी रैलियों में सुनने को मिलते थे, लेकिन अब धर्म के वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे का रुख करते हुए, पांडे जी, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 चरण के चुनाव के बाद हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक चुनावी रैलियों में हम मुद्दे देखते थे, लेकिन अब जो लड़ाई है वो धर्म की तरफ खिसकती हुई नजर आ रही है, मुद्दों का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री ने जो साक्षात्कार दिया है उसमें उन्होंने पहली बार ये कहा कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं धर्म की बात करूंगा, हिंदू मुसलमान की बात करूंगा। आश्चर्यजनक रूप से प्रधानमंत्री ने ये बातें कल के साक्षात्कार में कही। इसके पहले स्वयं प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने धर्म को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मुसलमान को, मंगलसूत्र को, मछली को, मटन को, इन सब चीजों को मुद्दा बनाया था और घुसपैठियों को, सारे जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, मनमोहन सिंह का नाम उसमें लिया था कि उन्होंने कहा था कि सारा जो संसाधन है वो सबसे पहले अल्पसंख्यकों का है, उन्होंने कोट किया था, जो कि वो गलत था। और इसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग इनको देना चाहते हैं। उसी तरह जब आरक्षण की बात आई तब भी उन्होंने कहा था कि ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेके मुसलमानों को देना चाहते हैं। इतनी सारी बातें धर्म की हुई, इस पे काफी वाद विवाद हुआ, दोनों तरफ से हमले हुए और इसके बाद जब कल प्रधानमंत्री ने कहा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि धर्म का मुद्दा नहीं लाना चाहिए, या फिर जो तमाम शिकायतें हुई हैं चुनाव आयोग में उसके बाद वो ऑन रिकॉर्ड इसको झुठलाना चाहते हैं कि साहब हमने ऐसा नहीं कहा। देखिए, धर्म का मुद्दा शुरू से ही इस चुनाव में लगभग जो है छाया रहा है। कोशिश की गई है कि इसको प्राइम इशू बनाया जाए, चाहे राम जन्मभूमि, उसका राम मंदिर निर्माण का मसला हो या और भी मसले हो, लेकिन ये मसला बन नहीं पाया। दरअसल महंगाई के सामने जो दूसरे मसले हैं, बेरोजगारी के सामने ये धर्म का मुद्दा नहीं चल पाया। इसलिए बार बार जो आप देख रहे हैं कि हर रोज बयान बदल रहा है, हर रोज नए नए इश्यूज आ रहे हैं।
अब आज आप ही के चैनल पर मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुन रहा था। 370 हटाने के बाद उन्होंने उसकी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कश्मीर में क्या हुआ है, क्या शांति आई है। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। पिछली बार उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, राज्य में सरकार बनाई थी, वो वहां पे कार्यकर्ता भी बहुत सारे खड़े किए और कहा जा रहा था कि वहां पे जमीन तैयार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को वो कश्मीर वैली में भी काफी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव ही लड़ना मंजूर नहीं किया। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रोज इधर से उधर मुद्दों को खिसकाया जा रहा है, पाकिस्तान को भी बीच में लाया गया। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक सेंट्रल इशू कोई भी नहीं है, इसलिए बार बार नए नए मुद्दों को लाके और उस पे जनता का ध्यान भटकाने की या आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैं ये देख पा रहा हूं कि इंडिया अलायंस अपने मुद्दों को लेके वो एकदम सतत रूप से गंभीर है। वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को उनका एमएसपी देने और वो सब मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। अभी 5 किलो अनाज देने की बात रूलिंग पार्टी कर रही थी, तो आज मैं देख रहा हूं कि उन्होंने 10 किलो अनाज देने का वायदा किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो रोजगार नहीं दे पाए। तो अब ये कांग्रेस पार्टी 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने की बात कर रही है। देखना ये है कि दोनों तरफ के दावों में से एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ भाजपा, ये जो कांग्रेस है उसका न्याय पत्र है। किसको लोग पसंद करते हैं, किसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये 4 चरण के चुनाव के बाद आगे जो बचे हुए 3 चरण के और चुनाव बचे हैं उसमें समझ में आ जाएगा। 4 जून को फैसला आना है कि लोगों ने आखिरकार किसको पसंद किया। लेकिन ये तय है कि कम से कम इस चुनाव में लोगों ने धर्म को मुद्दा मानने से इनकार कर दिया है और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चलिए, जो ठीक है पांडे जी, इस बार के स्टूडियो में चुनाव हमारे नहीं साथ, हुआ। ठीक है पांडे जी, स्टूडियो में हमारे साथ संजय राणा भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय राणा जी, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। देखिए, इस बार की जो लड़ाई है 400 और 200 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एनडीए तो नारा दे रही है 400 पार का, इसके पीछे इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी क्यों नजर आ रही है, ये भी चीज आपसे समझना चाहेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो भी पूरा कॉन्फिडेंट होकर के कह रहा है कि बीजेपी 200 पर ही सिमट करके रह जाएगी। अभी हाल ही में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आता है और उन्होंने वजह भी स्पष्ट की है कि 400 पार इसीलिए चाहिए कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, यानी कि जो वोट है वो इसलिए मांगे जा रहे धर्म की राजनीति पर। देखिए, ऐसा है कि जब हम चर्चा भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं, उनके नैरेटिव को चर्चा करते हैं जो 400 पार का, देखिए वो अपने जीत के लिए आश्वस्त है, इसलिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। और देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बोल रहा है कि 200 के नीचे सिमट जाएगा। हम कहे तो 200 के नीचे भारतीय जनता सिमट जाए, पार्टी सिमट जाए, चाहे 150 के नीचे सिमट जाए, इनको ये बताना चाहिए ये कितना प्राप्त कर रहा है। अभी मैं पांडे जी को बड़ा लेट ज्वाइन किया, पांडे जी को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कशन किया, इन्होंने डिस्कशन किया, एजुकेशन के बारे में किया, किसानों की बात की, एमएसपी की बात की और धर्म की बात की। अनएम्प्लॉयमेंट के अगर आंकड़े दिया जाए तो इनको सामान्य वर्ग को शायद ये नहीं पता होगा कि 1991 से लेकर 2020 तक अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5.60 से 5.90 के बीच ही रहा है। जहां तक किसानों की बात होती है, देखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2006 में आई थी, 2014 तक मान्यवर सो रहे थे। एमएसपी 1965 पे लागू किया था लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। जहां तक कानून की बात है, 2013 में इन्हीं के प्रधानमंत्री यानी हम सब के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि एमएसपी गारंटी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये चर्चा कर रहे थे कि देखिए ऐसा है, मनमोहन सिंह ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। भाई साहब, आपको मैं 2006 का स्टेटमेंट की हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, 2009 का स्टेटमेंट जाके देख लीजिए, बोलेगे तो वीडियो भी अभी सुना दूंगा। उन्होंने बोला कि जो संसाधनों पे प्रथम अधिकार है माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुसलमानों का है। स्पेशली मुसलमानों का जाके स्टेटमेंट जाके कोई भी पढ़ सकता है। देखिए, देश में किसी भी जो भी इस देश में जनता रहती है उसका सारा अधिकार है, हर रिसोर्सेज पे हर वर्ग और पंथ का अधिकार होता है, किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होता। जहां तक ये बात कर रहे थे कि भाई मेरी न्याय यात्रा में सबको न्याय की बात करेंगे, अरे किसके न्याय की बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, किसी भी न्याय जो मैनिफेस्टो होता है उसमें लिखा जाता है कि भाई हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लिखने की क्या जरूरत है कि भैया आप सबको अपना कपड़ा पहनने का,
खाना खाने का, पीने का अधिकार, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो 1950 से सबसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से मिला हुआ है। आप और हम उसको बदल कैसे सकते हैं? दुर्भाग्य ये है देश का और विपक्ष का बोल रहे कि इंडिया अलायंस सब जगह बैठा हुआ है। ये बताइए, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं मानता हूं उससे बड़ी पार्टी विपक्ष में कोई नहीं है और उसको रहना भी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में शून्य है, मध्य प्रदेश में शून्य है, आप बिहार में मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं किसी वैसाखी के सहारे, आप राजस्थान में किस स्तर पर बैठे हुए हैं, आप साउथ में अगर चले जाएं तो कर्नाटका में डायरेक्ट जो कंटेस्ट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और जहां मैं बोलता हूं, आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं, आज जाके कोई भी स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकता है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने होती है 90% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का जीतने का। तो देखिए, आप जब 320 सीट पे लड़ रहे हो, जबकि आज तक इतिहास से देश आजाद हुआ है जब 1952 के इलेक्शन के बाद से पहली बार कांग्रेस इतने कम सीट पे लड़ रही है। तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक नेता, नियति और नियत नहीं होगी वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि धर्म की चर्चा अगर हम करें तो बिल्कुल धर्म एक है, किसी को हिंदू धर्म में विश्वास है, किसी को मुस्लिम में, किसी को सिख में, अपना अपना पंथ है। एक है, लेकिन धर्म पर राजनीति करना सही है? नहीं, किसने राजनीति की ये बता दीजिए, धर्म की राजनीति किसने की ये बताइए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको गर्व से कहने में हिंदू बुरा क्या लगता है? अगर हम कोई मुस्लिम है तो गर्व से मुस्लिम कहने में क्या बुरा लगता है? सिख है तो सिख बोलेगा। देखो, प्रधानमंत्री अगर हिंदू धर्म के में आस्था रखते हैं वो मंदिर जाएंगे, वो मस्जिद क्यों जाएंगे? जो मस्जिद में मुस्लिम धर्म में आस्था रखता हो वो मस्जिद जाएगा, जो क्रिश्चियन धर्म में आस्था रखता हो क्रिश्चियन जाएगा। अमेरिका में आपने देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है प्रेसिडेंट का, वो किसकी शपथ खाता है? बाइबल की शपथ खाता ना, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं खाता है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाते हैं कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम है देश को चलाने के लिए, लेकिन हमारी आस्था जो है वो पर्सनल विषय है। और आस्था चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरा जनमानस हो, उसको मानने का अधिकार है। नंबर आखिरी में एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए ऐसा इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मैं माइनॉरिटी को स्पेशल प्रिविलेज दूंगा। माइनॉरिटी कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? माइनॉरिटी कमीशन में 5,000 करोड़ का बजट रखने की क्या जरूरत थी? माइनॉरिटी कमीशन बताइए, किस देश की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी आबादी माइनॉरिटी कैसे हो जाती है? मुझे समझ नहीं आता। देश में 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी से क्या उसको स्टेटस मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो माइनॉरिटी शब्द के साथ ही मजाक हो रहा है। आप सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करने में लग गए हो। देखिए, देश में सबको राजनीति करने का था, कोई पार्टी हो, लेकिन आप एक धर्म विशेष की राजनीति करोगे। आपने अभी जिक्र किया कि आस्था एक अपना पर्सनल इशू है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता वोट मांगने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और कहते हैं कि 400 पार होना इसलिए जरूरी है ताकि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा और काशी की बारी है। ये इससे आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल। अगर देश का सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के जो सिरमौर है राहुल गांधी साहब, अगर वो बोलते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम सर्वे कराएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और राम मंदिर पे भी हम उसमें देखेंगे 370 वापस ला देंगे, भाई किसकी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है। तो पॉलिटिक्स दोनों तरफ से होगी। देखिए, हम तो कहते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करेंगी, अपीसमेंट कहां कौन कितना कर रहा है ये सोचने वाला विषय है। देखिए, अब जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था 47 में, तो जो मुसलमान यहाँ थे वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के हिंदू चले आए। जो भी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए थी, लेकिन हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टी थी मुस्लिम को वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। क्यों बना दी गया? पर्सनल लॉ क्यों बनाने की क्या जरूरत है? ये बताइए, दुनिया में ऐसा कोई देश बता दीजिए जहां पे 2 लॉ चलते हो। भाई पर्सनल लॉ अगर आप मानते हो, एग्री मानो, फिर आपके उसको कानून जो है क्राइम के लिए भी क्रिमिनल होना चाहिए। सिविल के लिए आप पर्सनल लॉ चाहते हो, क्रिमिनल इश्यूज के लिए आप चाहते हो कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो किया जाए। तो ये कहीं ना विरोधाभास है। इस विरोधाभास को खत्म करने की जरूरत है। हम तो बार बार बोलते हैं, अगर नैरेटिव किसी भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दिया है तो आप उसको काउंटर कीजिए ना कि इंडिया अलायंस 500 पार, हम इंडिया अलायंस 350 पार। आप ये क्यों बोलते हो 200 में सिमट जाएगी? आप अपने नंबर बताओ कि हमारे इतने नंबर आएंगे और यहां से नंबर आएंगे, हम तो गिन के देते हैं। चलिए, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपकी पार्टी ये क्यों कहती है कि 200 पर सिमट करके रह जाएगी? आपकी पार्टी आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ाती है? साथ ही ये भी चीज आपसे समझना चाहेंगे, आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुना ही होगा, कहा है कि अगर विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो राम मंदिर फिर से तुड़वा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और बाबरी खुलवा दी जाएगी। नीरज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं मैडम, आवाज तो आ रही, फिर भी बोलना चाहूंगा। देखिए, मैंने राजनीति विषय तो सुना है, मुझे तो लगता है
ठीक है, नीरज की आवाज नहीं आ पा रही है और फ्रेम भी नहीं मिल पा रहा है। उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश त्यागी का रुख कर लेते हैं, आपके पास भी पांडे जी आएंगे। पहले मुकेश त्यागी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुकेश जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है 400 पार, लगातार कहा जा रहा है, डे वन से कहा जा रहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए 400 पार होंगे। इसी नारे के साथ सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन 4 चरण के चुनाव के बाद अब 400 पार क्यों चाहिए, ये आपकी पार्टी ने स्पष्ट किया है। क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, काशी मथुरा की बारी है। धर्म के नाम पर राजनीति कहां तक सही मान रहे आप? धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 4 सेंचुरीज तो लगाएगी, गारंटीड लगाएगी, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 में हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो यूपीए सरकार के खिलाफ, और लेकिन 2019 तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी और तमाम राज्य सरकारों में ट्विन इंजन सरकार को जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत सराहनीय है, और वही कारण रहा कि 2019 में हमारी संख्या 303 पहुंच गई। तो ये जो एक ग्राफ है वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, लगातार नॉर्थ की ओर जा रहा है। अगर 303 2019 में है और 2024 के चुनाव में उपलब्धियों का जो बाढ़ लगती है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मंदिर हो, चाहे 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे 3 तलाक को हटाने का हो, इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाने का हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी है, कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं है। जहां तक तुष्टीकरण का मामला है, धर्म का मामला है, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस ने नंगा नाच किया है मजहब को लेकर के, वो बहुत ही मतलब शर्मसार करने वाला है। जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर उन्होंने, ये बात बार बार आती है, किस प्रकार से मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मनमोहन सिंह का भी वक्तव्य आपने सुन लिया, किस प्रकार से उन्होंने मुस्लिमों को कहा पहला अधिकार है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। तो इनकी लगातार जो है वो सियासी जामा जो पहन लेते हैं ये, और लगातार एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो एक्सपोज कर दिए मोदी जी ने। अब सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है, मैं आपको बताऊं, केंद्र बिंदु ये है कि आज 140 करोड़ जनता के आगे प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प कौन है? विपक्ष में ये बिल्कुल शून्य स्थिति में है, किसी को पता ही नहीं कि कौन बागडोर संभालेगा। अरे भारत का संचालन करना कोई आसान काम है? उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो मैं समझता हूँ अमेरिका की जनसंख्या के आसपास ही होगा। वहां पे संचालन नहीं कर पाते हैं, वहां पे तमाम प्रकार के अराजक तत्व फैलते रहते हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से ना तो कोई रॉयट्स होते हैं, ना कोई हिंदू मुस्लिम रॉयट्स होते हैं, और विकास की गति जितनी प्रगति से चल रही है। आज देखिए, मैं बताऊं, हमारी प्रजातंत्र बहुत ही परिपक्व हो गई है, और लोग देख रहे हैं कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है और कौन हमको एक अच्छा भविष्य दे सकता है। भविष्य किसके हाथ में तो जनता देख रही है। एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ कि जब विपक्ष की ओर आप आंखें उठा के देखते हैं, बोले हमारे 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई, आप ये कोई राजनीतिक चुटकुला है? आप उपहास कर रहे हैं जनता का। आप 5 प्रधानमंत्री अपने महत्वाकांक्षी होकर के आप देश का बलिदान करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ मोदी जी के विकल्प के कारण ये 400 लोग देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि 4 चरण के चुनाव से पहले तो हमें बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ये सब समझ में आता था कि मुद्दे उठ रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जब नेता लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। अब धर्म की राजनीति हो रही है। नीरज गुप्ता का रुख करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नीरज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो देखिए, आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा। उनकी तरफ से आज भी कहा गया और इससे पहले भी कई बार जिक्र किया गया है कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो राम मंदिर फिर से बंद कर दिया जाएगा, बाबरी मस्जिद वहां पर फिर से खुलवा दी जाएगी। दूसरा, अभी ही संजय राणा की तरफ से सवाल उठाया गया कि विपक्ष ये क्यों नहीं कहता कि 400 पार के आंकड़े को हम क्रॉस कर सकते हैं, ये क्यों कहता है कि बीजेपी 200 में सिमट कर रह जाएगी, अपने आंकड़े क्यों नहीं विपक्ष रखता है? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो कोई टिप्पणी करना चाहूंगा, वो कुछ भी कह सकते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं भैया। अब उनका कहना क्या है वो उनकी अपनी समझ है। आज जब से चुनाव घोषित हुआ है तो आप ये देख लिया, जनता भी समझ चुकी है, पूरी धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म पे हिंदू मुस्लिम एक ये जो विश्वास नाम के मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस से निकले हुए हैं। आज बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए, आज उनको धर्म की याद आ गया। इतने सालों से तब धर्म की याद नहीं आई। आज उनको लेती करते, लेकिन इनके प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी शादी पर राजनीति से हम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। तो भाई, हमारे नेता क्यों आप
और आप तो आपके शासन में इतना इंकार हो गया आपको कि आप सोच रहे हो मोदी या बीजेपी पार्टी रहेगी। भाई साहब हमने 55 साल राज किया और 55 साल राज किया ना। नीरज वो देखिए जब आपकी तक आवाज अच्छे से नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एसके दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं। एसके जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या स्विंग वोट का फायदा उठाने के लिए जो पार्टियां हैं वो नंबरों की भविष्यवाणी कर रही है? देखिए, स्विंग वोटों का फायदा उठाने के लिए भविष्यवाणी हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो दूसरा विषय है। यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि मुद्दे क्या है। मैं कई सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था, वो लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी इस देश में बढ़ गया है। अरे वर्ल्ड बैंक और पिछले 10 साल बेरोजगारी 10 साल का समय है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2022-2023 और एशियन डेवलपमेंट की 2022 की एनुअल रिपोर्ट बताता हूँ कि भारत में बेरोजगारी कम हुआ है, बढ़ा है। ये मैंने कह रहा हूँ, दो अंतर्राष्ट्रीय कह रही है। प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के चलिए ठीक है एसके दत्ता जी, आपका भी रुख करेंगे, आप सभी से चर्चा फिर से जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लड़ाई जो है वो भी अब धर्म की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर माफ कीजिएगा, ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी, आप पहले भी हाथ उठा रहे थे, कहना कुछ चाह रहे थे? कहना चाह रहे थे, एक तो हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं उन्होंने फैक्चुअली ये गलत बात कही थी कि ये जो है मनमोहन सिंह ने सिर्फ अल्पसंख्यकों का नाम लिया था। आप फैक्ट चेक कर लीजिए, गूगल पे कोई भी चेक कर ले, उसको देख ले। वो पूरा भाषण ये था कि दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं, इसमें वो अल्पसंख्यकों का जिक्र आया था, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि माइनॉरिटी कमीशन को 5,000 का बजट। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने, मौजूदा सरकार ने पिछले 10 साल में माइनॉरिटी कमीशन को बंद कर दिया या नहीं किया? नहीं किया तो आप ये क्यों सवाल उठा रहे हैं? और अगर किया तो उसका बजट भी आप देख लीजिए कि क्या चल रहा है, पहले क्या था। चलिए ठीक है पांडे जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इस बीच आ रही बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। झारखंड से बड़ी अपडेट, ईडी ने पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। झारखंड सरकार में मंत्री है आलमगीर आलम। ईडी ने पहले पूछताछ की, कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। रांची में 37 करोड़ कैश भी बरामद हुआ था। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज ही झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची में 37 करोड़ कैश बरामद हुआ था। तो बड़ी अपडेट इस वक्त झारखंड से आपको बता रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि रांची में 37 करोड़ कैश भी बरामद हुआ था। जो ये कैश है मंत्री के पीए के घर बरामद हुआ था। उसके बाद ईडी एक्शन मोड में आती है। पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जाती है, एक्शन लिया जाता है। आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ पहले की गई, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के पीए के घर पर 37 करोड़ कैश भी बरामद हुआ था। ये भी बड़ी अपडेट आपको इस वक्त दे दे। तो ये बड़ी अपडेट झारखंड से आपको बता रहे हैं। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम के पीए के घर से कैश जो है वो 37 करोड़ बरामद हुआ था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। और चलिए अब चर्चा फिर से एक बार चर्चा का रुख करते हैं। पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद संजय जी आपसे जवाब। मैं वही कह रहा था कि अगर माइनॉरिटी कमीशन को बजट देने पर आपत्ति है तो भाजपा सरकार ने क्या माइनॉरिटी कमीशन को बंद कर दिया? अगर नहीं किया तो डबल स्पीक क्यों?
आप उसको बजट दे भी रहे हैं और फिर कहते हैं उसको देना नहीं चाहिए। तो ये दोनों बातें जो धर्म को लेके की जाती हैं, वो दरअसल जनता को भरमाने के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं और बात बताऊं, अभी जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे थे कि कृष्ण जन्मभूमि और ये बनेगा। असम में बैठे हैं, एनआरसी का मुद्दा उठा, 19 लाख बांग्लादेशी के नाम डिटेक्ट हुए कि वहां के उसमें लिस्ट में आया मतदाता सूची में जो फेक पाए गए या जिनके सर्टिफिकेट वो नहीं थे। 19 लाख लोगों का क्या हुआ? आप 4 करोड़ बांग्लादेशी की बात कर रहे थे, क्या आज तक 4000 भी निकाल पाए हैं? तो फिर ये बार बार मुद्दा उठाने का, देश को भरमाने की बात क्यों करते हैं? डबल स्पीक नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप जिस मुद्दे को उठाइए उस पर सटीक रहिए, कायम रहिए और फिर बात करिए। बिल्कुल ठीक है, संजय जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एसके दत्ता का रुख करते हुए। देखिए, मैं आपकी बात कंप्लीट कर दूं। बेरोजगारी के बारे में आंकड़ा मैंने दिया 2021 तक प्रधानमंत्री के माध्यम से मैंने 75,000 नया रोजगार दिया गया। तो 2021 से कोरोना काल के बाद हुआ है, तब से लेकर 2024 तक। दत्ता जी बहुत बहुत माफी आपसे चाहूंगी, लेकिन आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। संजय जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकार है, अगर पत्रकार है तो पत्रकारिता एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, एक तरफा पत्रकारिता ना होना चाहिए। देखिए, जिस वक्तव्य का कमेंट मत करिए, मैं आप पे पर्सनल कमेंट नहीं। देखिए मान्यवर, मैं आप किसी ने पर्सनल कमेंट बिल्कुल मुंह जोर तरीके से करूंगा और आपके मुंह पे करूंगा कि देखिए, हम तो सिंपल बोलते हैं, हम भैया 2 BHK घर लेके किसी से नहीं बैठे। मैं तो नहीं भैया, आपके बीच में बोला नहीं पड़नी चाहिए, शांतिपूर्वक सुनिए, अपना टर्न होगा तो बोलिएगा। आपको आईना दिखाऊंगा, पत्रकारिता निष्पक्ष करो, नहीं तो मत करो। आईना दिखाऊंगा, मैं पत्रकार नहीं हूं ना। अरे मैं सीखनी नहीं, आप ऐसे पत्रकारों के वजह से जो 2 BHK के लिए बिकने को तैयार हो, उनसे पत्रकारिता मुझे नहीं सीखनी है। अरे मैं चाहिए नहीं, आप ऐसे पत्रकार बहुत घूम रहे हैं दिल्ली में, नोएडा में बहुत घूमते हैं, वो रोज मिलते हैं उनसे। अप्रैल 2, अरे आप ऐसे पत्रकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरलाइन माई स्टेटमेंट, प्लीज अंडरलाइन माई स्टेटमेंट। आप ऐसे पत्रकार जो 2 BHK के लिए अपना जमीर बेचते हैं, उनसे हमें संजय जी यहाँ पर पर्सनल कमेंट ना ही कीजिए। अभी मैं दे रहा हूँ, तथ्य दे रहा हूँ, पर्सनल कमेंट ना कीजिए। देखिए सिंपल, देखिए भाई साहब, जमीर कौन बेच रहा है ये जनता देख रही है। नहीं, आप भी देख रही है, आप किस तरह दलाली कर रहे हैं। अप्रैल 2009 का, अरे सर सुन तो लो सर क्यों बीच में बोल रहे हो? इतिहास पता नहीं है, तथ्य पता नहीं है, पत्रकार बने हुए हो। अरे बता रहे, ज्ञान खोल देते। इसी डिबेट में मैडम, आपके डिबेट में उन्होंने क्या बोला? बेरोजगारी, जब बेरोजगारी का आंकड़ा दिया तो मुंह बंद, MSP का आंकड़ा दिया मुंह बंद, किसानों की बात की मुंह बंद, अभी इसमें भी मुंह बंद करता हूं आपका। अरे पत्रकार महोदय, मालूम कहां से आते हैं आप लोग? सिंपल जाइए, अप्रैल अरे पत्रकार कहाँ से आते हैं? तुम कौन होते हो बताने वाले? अरे भाई साहब, आप ऐसे 2 BHK के पत्रकार। देखिए पर्सनल कमेंट ना कीजिए। संजय जी, पांडे जी, आपसे बहुत विनती है, शांतिपूर्ण डिबेट होने दीजिए, पर्सनल कमेंट ना कीजिए। संजय जी आप तथ्य रखिए। नहीं, मैं तथ्यहीन बातों बोलूंगा, तथ्यहीन पत्रकार। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ CTV डिबेट में, मेरे से MSP पे चर्चा कर ले। इनको पता नहीं होगा MSP कब आया था, है? इनको आंकड़े पता नहीं बेरोजगारी के क्या है, इनको पता नहीं महंगाई क्या है। ये पत्रकार है। अप्रैल 2009 का स्टेटमेंट, PCR से बोलिए, मेरे बात पे विश्वास मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई जाइए, सारे टीवी डिबेट देख लीजिए, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देख लीजिए। टाइम्स नाउ का बोलेंगे, मेरे सामने रखा हुआ है, दिखा दूंगा मान्यवर। अप्रैल 2009 का मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट, मैं 2006 का स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे बोल दिए थे गलती से निकल गया था। तथ्यों पे पांडे जी, और आप जो इंडिपेंडेंट एजेंसी थे जिसमें, अरे इंडिपेंडेंट एजेंसी कौन सी इंडिपेंडेंट एजेंसी? चश्मा लगा लेने से, दाढ़ी बढ़ाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। तथ्यों पे बात करना सीखिए और निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, तब मानूंगा पत्रकार है। तथ्य पता नहीं है, अरे निष्पक्षता दिख रही है आपको, तो यही नहीं पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं है, मान्यवर आ गए। पत्रकार हूं मैं, निष्पक्ष पत्रकार हूं। क्या पत्रकारिता आपने की है? कहां पत्रकारिता? अप्रैल 2009 का प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए भूल जाइए सब कुछ, प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जून 2009 का जाके देख लीजिए, जहां पे वो विज्ञान भवन में स्पीच दे रहे थे।
अरे आप क्या मेरे को बताओगे मान्यवर, दोनों पे आईना दिखा दिया। आप ऐसे पत्रकारों को थोड़ा शर्म आनी चाहिए। देखिए आप बार बार पत्रकारिता पर क्यों पहुंच जा रहे हैं भाई संजय जी? मैंने कहा वरिष्ठ पत्रकार लिखा तो पत्रकार ही बोलूंगा। वरिष्ठ पत्रकार लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल कमेंट के लिए मैं मना कर रही हूँ कि सिंपल सी पर्सनल बात कमेंट है। ना कीजिए। पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जब मैं तथ्य दे रहा हूँ, पत्रकारिता ही कर रहा है, हाँ अरे मैं बोलता रहा हूँ, हिम्मत है, आपकी हिम्मत है। अप्रैल 2009 का निकालिए, जून 2009 का निकालिए, हिम्मत नहीं है आपकी। आंखें बंद हो जाएंगी आपकी, आंखें बंद हो जाएंगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आप ऐसे पत्रकार, ये भी भूल जाइए। संजीव श्रीवास्तव का स्टेटमेंट देखिए बीबीसी में, जाके पढ़िए 2009 का वक्तव्य। बीबीसी नाम बता रहा हूँ, पत्रकार है संजीव श्रीवास्तव। अरे मुझे देखिए मान्यवर, मैं आपकी तरह पत्रकारिता नहीं करता हूँ ना, मैं आपकी तरह पत्रकार नाम बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ, फिर भी हिम्मत नहीं आपकी। मैं भी बता रहा हूँ ना। क्या बता रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अरे फैक्ट चेकर, अच्छा मैं क्या जुबैर का आदमी हो फैक्ट चेक करूंगा? जुबैर का आदमी हो आपकी तरह क्या फैक्ट चेक करूंगा? डेट बता रहा हूं, जाके पढ़ लो। और हिम्मत है तो पीसीआर दिखा दे, हिम्मत है तो आप मुझे दिखा दो। अरे संजीव श्रीवास्तव का स्टेटमेंट पढ़िए भैया, जो आपके पक्ष के पत्रकार है, बीबीसी में लिखे थे। अरे दिखा दिया, बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, मुंह बंद। एमएसपी के, अरे ये बताओ पत्रकार महोदय, एमएसपी कब आया था पत्रकार? चलिए ठीक है पत्रकार महोदय, एमएसपी कब आया था? चलिए नहीं पता होगा। ठीक है संजय जी, पांडे जी, ठीक है। नीरज गुप्ता का रुख करते हुए, बहुत देर से नीरज गुप्ता की आवाज नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले आपकी आवाज ही नीरज जी चेक करना चाहेंगे, आपकी आवाज आके आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम, मैं अभी बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सभी को सुन रहा था, मेरा सभी से निवेदन है, इतने प्रशिक्षित चैनल पर आप डिबेट कर रहे हो, उसे खराब मत कीजिए और पर्सनल कमेंट्स किसी मत कीजिए। राजनीतिक विषय किसी पार्टी पे कमेंट करता है वो उसकी पर्सनल राय है। चलिए ठीक है, पर्सनल कमेंट्स को लेकर के बोल दिया गया है, आप मुद्दों पर बात कीजिए। ये देश है, ये देश डेमोक्रेसी है, जनता तय करेगी। किसी राजनीतिक विषय कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता से भी फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टी सिर्फ एक धर्म की राजनीति करती हो, उसके प्रवक्ता से प्रवचन लेने की जरूरत नहीं मुझे। संजय जी, धर्म की राजनीति तो धर्म की राजनीति, करती है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी आपकी कौन से? अब बताता हूँ। ये देखिए अनपढ़ आदमी, हम अनपढ़ बताता हूँ, पढ़े लिखे क्या अंतर होता है। प्रधानमंत्री का समस्या कहना, न्यूज इंडिया 24/7 के पास ना पीसीआर बड़ा वीक है। आप जाके पढ़िए, प्रधानमंत्री ने क्या बोला था। आज के प्रधानमंत्री उस समय के चीफ मिनिस्टर ने बोला था, विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसको लिया जाएगा तो प्रत्येक आदमी के घर में और अकाउंट में 15 लाख हो जाएगा। दैट वाज द स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, एक एक करके बात रख लीजिए संजय जी। एक धर्म की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मुझे कुछ लेना नहीं है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते और कुछ नहीं करते, आप सिर्फ हरे रंग की राजनीति करते और क्या है? ये बताइए, ये वक्फ बोर्ड किसने बनाया? आपके नेहरू ने। आप ओबीसी की बात करते हो, आप ओबीसी की बात करते हो। काका केलकर कमेटी कब आई थी? 1955 में। नेहरू जी क्या सो रहे थे? मंडल कमीशन 1980 में आया था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सो रहे थे, क्यों नहीं लागू कर दिया? 2011 में सारे सेंसेक्स हुआ था, क्यों नहीं कर दिया? 2018 में कर्नाटक में कहा सेंसेक्स हुआ? हिम्मत है, क्यों नहीं कर दिया? चलिए ठीक है संजय जी, आपने एक के बाद इतने सारे सवाल फेंक दिए, जवाब नहीं, कुछ नहीं आता है। ठीक है, उनको एक बार जवाब उनसे ले लेते हैं। आप थोड़ा शांति बनाकर रखिए। आज हमने सारे आंकड़े सुन लिए, सब कुछ सुन लिया, आपकी सारी बातें सुन ली। और राजनीति, जो धर्म की राजनीति, वो न केवल कांग्रेस बल्कि सभी पार्टियां आज के समय में धर्म की राजनीति कर रही है, चाहे वो बीजेपी भी हो। ठीक है, ये बताइए, आप देखिए बैंकर हैं, बीजेपी अगर हिंदू की बात करेंगे तो धर्म की राजनीति हो गई। हिंदू की बात करना बिल्कुल गलत नहीं है, तो धर्म की बात नहीं, हिंदू की बात करना बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं संजय जी, एंकर जी आप ये बताइए, अगर कोई हिंदू की बात करेगा धर्म की, मैं वही कह रही हूँ, आप सुनिए, मैं वही कह रही हूँ। हिंदू की बात करना राजनीति नहीं है, हिंदू की बात करना संजय जी राजनीति नहीं है। आप सुनने की क्षमता रखिए, आप तब से बोले जा रहे हैं, सुनने की क्षमता रखिए। आपको या तो प्रश्न पूछिए ठीक से, नहीं मेरी क्षमता है, लेकिन आप ये कैसे बोल सकती है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? आप धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। राजनीति क्या कर रही है? आप एक बात बताइए, धर्म देख के काम कर आप एक बात बताइए। ठीक है, चलिए आप एक बात बताइए। अरे 4 बात किसी पार्टी को लेकर के यहाँ पे
प्रतिक्रिया देने बैठी नहीं हूँ। नहीं, मैं आप सिर्फ दे भी नहीं सवाल सकती कर रही हूँ मान्यवर। और आप मेरा दे भी नहीं अधिकार है सकती। सवाल करना। आपके संजय जी पहली आप बात प्रश्न ही गलत है प्रश्न और कैसे आपका गलत हो प्रश्न ही गया? गलत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कहा कि नहीं कहा कि 400 पार क्यों अरे चाहिए? रहने दीजिए मैडम, फंसिए मत। आप ये फंस बोल नहीं रही रही हूँ, आप हैं बताइए बीजेपी धर्म 400 की पार राजनीति की करती बात है, कही या हिंदू की नहीं राजनीति कही करती है कि क्यों हैं? चाहिए 400 हिंदू पार? की संजय जी राजनीति आप सुन क्यों नहीं नहीं रहे चाहिए हैं। भाई 400 के पार? 400 आपको पार राहुल चाहिए तो अरे मुद्दे रखिए मैडम, ना, दुर्भाग्य इस विकास बात की का बात है, रखिए, दुर्भाग्य इस बेरोजगारी की बात बात का है। रखिए, सुनिए, शिक्षा की सुनिए। बात रखिए। अरे ठीक है मैडम, संजय जी, ठीक है, नहीं ठीक है संजय आपकी जी। बात बिल्कुल नहीं सुनना मुझे। बिल्कुल। ये बताइए राहुल गांधी संजय जी आप शांति बनाकर रखिए, और भी पैनलिस्ट हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके भी जवाब ले लेते हैं। और भी पैनलिस्ट है ना संजय जी, संजय जी और भी पैनलिस्ट है ना। क्यों नहीं कर रही है जिसमें राम मंदिर हटा दिया जाएगा? क्यों नहीं कर रही आप? हम जवाब मांग रहे हैं ना कांग्रेस वालों से, आप सुनने ये कहाँ दे कैसे रहे बोल हैं? सकती है कि भारतीय आप जनता सुनने पार्टी कहाँ हिंदुओं दे की रहे राजनीति हैं? कर हम रही है? नीरज जी को बोलने का मौका दे तो रहे हैं, उनसे भी तो सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो बाबरी बनवा देंगे। आप सुन ही नहीं रहे हैं, सीधा सीधा सवाल तो किया नीरज जी से मैंने, आप सुन ही नहीं रहे बार हैं। बार ये बोल रही हिंदुओं की राजनीति, हिंदुओं की राजनीति। विश्व शर्मा, अरे राहुल गांधी की बातें में करिए ना। राहुल गांधी का ही नाम लेकर के सवाल किया था संजय जी, आप सुन ही कहाँ रहे हैं? उन्हें सुन मतलब बोलने भी नहीं हेमंत दे रहे विश्व हैं। शर्मा बोल सकती है, राहुल गांधी बोलने की आपकी राहुल हिम्मत नहीं गांधी ही बोला क्यों नहीं है, बोल रही राहुल गांधी? बिल्कुल बोला है संजय जी, आपने सुना ही कहाँ है? अरे नीरज जी मैडम, से पहला आप सवाल ऐसा यही करिए, था, PCR से पहला बोलिए, दिखा दे। सवाल यही था नीरज जी से कि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं और लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, सीधा सीधा सवाल नीरज जी से यही किया है। ये अगर बताइए सत्ता में मैनिफेस्टो में, आप नीरज जी से मैनिफेस्टो जवाब में लेने दीजिएगा, मैनिफेस्टो का जिक्र कर लेंगे, मैनिफेस्टो का जिक्र कर लेंगे पहले जो। इसको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए, तभी डिबेट होगी। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जब बीजेपी वाले असम के मुख्यमंत्री एक बात कह सकते हैं, ज्ञान वापी मस्जिदों तोड़वा के हम मंदिर बना सकते हैं, तो राहुल गांधी तो जी क्या के आपकी मुख्यमंत्री पार्टी जाने राम कर मंदिर सकते हैं? तोड़वा कर मस्जिद उन्होंने क्यों बनवाएगी? कह दिया? नहीं, उन्होंने क्यों कह दिया सबके मंदिर तोड़वाएंगे? विश्व शर्मा ने सबको कह दिया मथुरा बनाएंगे, वहां बनाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते ये। नहीं, ज्ञान व्यापी मस्जिद कैसे हो सकती है? डिस्प्यूटेड प्लेस को, अरे सुनो प्रवक्ता महोदय, ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं होती है। ज्ञान व्यापी हमेशा हिंदू शब्द है, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का कुआं, पढ़ के बैठा करो यार। समस्या क्या है ना नीरज जी, आपके पास ज्ञान बहुत कम है, आप भी वहां से मदरसे से पढ़े हो। ज्ञान का कुआं बोला जाता है, व्यापी मतलब कुआं होता है मान्यवर, नहीं पता है ना? ज्ञान व्यापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं थी। ठीक है संजय जी, आप थोड़ी सी शांति आप बनाकर रखिए। ठीक है, थोड़ी शांति बनाकर रखिए, एक बार पूरा हो जाने दीजिए, एक एक करके सबका रुख करेंगे, समय का भी अभाव है। नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, अगर ये कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं, मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो बाकी जनता बेवकूफ थी क्या? 45 साल हमने शासन करा, ये मुसलमान कब हिंदू से ज्यादा हो गए? कितने साल बिल्कुल हो गए। 1961 में 32.3% बढ़े, 1971 में आपके पास 30% बढ़े, 1981 में 30.5% बढ़े। मैं आंकड़े दूं क्या? अरे मान्यवर आंकड़े में नहीं खेल पाओगे। 43% मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है और 7% हिंदुओं की पॉपुलेशन। ठीक है नीरज जी, क्या बात करते हैं आप? ठीक है, एस के दत्ता का रुख करते हुए, एस के दत्ता। ठीक है, एस के दत्ता जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। मुकेश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के वायदे दावे किए जा रहे हैं 400 पार को लेकर के, अब 400 पार बीजेपी बड़ी ही स्पष्टता के साथ समझाती हुई नजर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री ने समझाया, इसके बाद तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बयान सामने आ चुके हैं। अभी लक्ष्मी नगर में भी बीजेपी की तरफ से रैली की गई थी, उस रैली में भी समझाया गया बहुत ही जोर शोर से कि आखिरकार 400 पार क्यों चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि 400 पार देश के विकास के लिए चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिदों के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पे बहुत लांछन लगाए जाते हैं कि यहाँ के संविधान को बदल देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर तानाशाही आ जाएगी, इसीलिए इनको 400 पार चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होती तो भारत के संविधान को बदलने में 2019 के चुनाव के बाद भी उसकी पहल की जा सकती थी। इतनी हमारे पास ताकत थी और हमने लेजिस्लेशन उस टाइप के 370 को हमने रिवोक कर दिया, जिसको कहते थे कि अगर जरा छुएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये करना जो है, ये इस प्रकार की देखिए भ्रमित करते हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि इनके पास अपने कोई ठोस उपलब्धियां है नहीं। अब आप देखिए हम पर लगाते हैं तोहमत कि हम लोग ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, तुष्टिकरण की राजनीति का आपका इतिहास इतना बड़ा है,
चाहे वो शाह बानो का केस हो, किस प्रकार से राजीव गांधी ने अमेंडमेंट लाके कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तब्दील करी, किस प्रकार से हिंदू टेरर का वर्ड जो है वो आपके दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे ने करी, किस प्रकार से अभी कह रहे थे वो आरएसएस के पुलिस वालों ने जब 26/11 का हुआ था तो आरएसएस से स्पॉन्सर्ड पुलिस वालों ने वो कसाब को जो है वो किया। तो ये इस बाटला हाउस का आप ले लीजिए, अफजल गुरु का ले लीजिए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। तो कौन सा इन्होंने ऐसा छोड़ा हुआ है जहाँ पे इन्होंने मुस्लिम को तुष्टीकरण की कोई भी वो छोड़ी हो। मुलायम सिंह गोलियां चलवा रहे थे राम भक्तों के ऊपर। जब राम जन्म भूमि के बनने का आया तो कपिल सिब्बल उसमें सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए, कहते हैं कि इसको मुलतवी करिए, डेट को आगे बढ़ाइए, राम काल्पनिक है। तो हिंदुओं को अभी जब राहुल गांधी जा रहे थे अपने न्याय यात्रा में, तो जब वहां पे केरला में जॉर्ज पुनिया से मिले तो कह रहे कि आप जूते क्यों पहनते, बोले मैं इसलिए क्योंकि ये जमीन जो है मेरे पैरों को गंदा कर देगी। तो सनातनों को गाली देते हैं, इनके डीएमके के जो साथ हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, रेडिकेट कर देना चाहिए। तो और उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। जब आप हिंदुओं को गाली देते हैं तो ये उसमें बड़े आनंदित होते हैं। तो आपकी पार्टी सनातन को बचाने के लिए काम कर रही है? अगर राहुल गांधी सनातन को खत्म कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये एक पक्षीय जो वातावरण बनाया था नेरेटिव, किताबों में भी वामपंथियों ने अपना, जैसे रोमिला थापर है, आप इतिहास की किताबों को देख लीजिए, किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके कोशिश ये की गई है कि राइट विंग को डाउन किया जाए और लेफ्ट विंग को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने इतिहास के साथ भी मजाक किया। एनसीईआरटी की किताब की देख लीजिए, किस प्रकार से मुगल आक्रांताओं की तारीफ करी है इन्होंने। तो लगातार इनका ये प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये एक ऐसा वोट बैंक है जो स्विंग, मतलब किस साइड डायरेक्शन में चला जाए उसके आधार पर ये डिसीजन होते रहते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने इनका पर्दाफाश कर दिया है। इन्होंने बता दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति जो होती है वो अब आपके लिए खतरनाक हो चुकी है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की राजनीति कर रहे हैं कि आपने एक देश के अंदर रह करके आप हिंदू के बारे में एक शब्द बोल दीजिए, अरे आप कम्युनल हैं, आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर दीजिए तो कोई बात नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का जो एक पक्षीय नैरेटिव सेटअप किया गया था उसका पर्दाफाश किया जा रहा है और देश के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के मणिशंकर अय्यर कहते हैं इनकी सरकार हटाओ, हमें बैठाओ। उधर जाकर के सैम पिट्रोडा बोल रहे हैं कि भाई ये चाइनीज मिलते हैं। तो तमाम, और राहुल गांधी अमेरिका और यूके में जाकर के हमारी डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं, चाइनीज का सपोर्ट मांग रहे हैं। पांडे जी देखिए, राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश के संविधान का मजाक बनाते, डेमोक्रेसी का मजाक बनाते। ठीक है, एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका बाद में दिया है। हाँ। इन्होंने कहा कि सब मनमोहन सिंह ने कहा ही नहीं माइनॉरिटी, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कंट्री को। मनमोहन सिंह का आप स्टेटमेंट चला के देख लीजिए 2006 का, उन्होंने कहा कि फर्स्ट राइट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी गिवन टू द मुस्लिम्स। अल्पसंख्यकों का जिक्र किया है और मुस्लिम का उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है। किस प्रकार से बैकवर्ड कोटे को ये मुस्लिम का कोटा घुसाना चाहते हैं। बैकवर्ड भी नाराज होने चाहिए और उनके साथ ये अखिलेश यादव खड़े हैं, उनकी सीधे सेंध मार रहे हैं। तो कौन सी इन्होंने कसर छोड़ी है जो इन्होंने देश के साथ षड्यंत्र नहीं किया है। चलिए ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब विपक्ष ने खूब सारे षड्यंत्र देश के साथ किए हैं। पांडे जी देखिए, आप कितना सहमत हैं त्यागी जी की बात से? आप कितना सहमत है? उपलब्धियां नहीं है विपक्ष के पास? त्यागी जी ने शांति से बात करी, बहुत अच्छी बात है। त्यागी जी ने ये सारा बताया कि किस तरह से उनका नैरेटिव है और किस तरह से ये जो है हिंदू नैरेटिव था तो उसके खिलाफ था और उसके लिए ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बड़ी अच्छी बात है, विचारधाराओं की लड़ाई है, लेफ्ट क्या चाहता है, राइट क्या चाहता है, ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। क्योंकि ना तो मैं लेफ्ट हूँ ना मैं राइट हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट की तरह देख रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी विचारधारा को स्प्लिट करने में 10 साल लगा दिए तो जनता का भी ख्याल क्या रखा? जनता आज क्यों परेशान है? कहीं भी जाइए, किसी भी टेलीविजन चैनल पे देख लीजिए। अरे भैया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐसी बन गई है, मजाक में बन गई है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली मजाक में बन गई है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आज आप मैंने बीच में आपके नहीं बोला। अरे आप स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं। समय का भी अभाव है, समय का भी अभाव है, एक एक करके बात अपनी रख लीजिए। पॉवर्टी लाइन से निकल के ऊपर आ गए, मजाक की बात है ये। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या 400 का हाईवेज देखिए किस गति से बन रहे हैं, मजाक की बात है ये। गैस सिलेंडर कमाल कर रहे हैं। 200 का मिल रहा है कि 1000 का मिल रहा है?
आप बता दीजिए ना, किस चीज की कीमत में कमी आई है? राजस्थान में तो कहाँ आपकी पे कमी सरकार आई? थी। जो अगर इस अरे देश में राजस्थान विद्यमान है, मुझे बताइए, जो पूछते हैं सुनिए, कि राजस्थान में आपकी आपके सरकार थी, आपने कौन सी मोदी महंगाई जी कम की करी थी, जरा गारंटी में बताइए। घोषणाएं क्या क्या है वो बताइए। राजस्थान में पहली पेट्रोल बार सबसे ज्यादा भाजपा ने महंगा अपना बिक रहा था। घोषणा पत्र ही जारी नहीं किया है। मोदी जी का गारंटी पत्र जारी किया है, उसमें भी वो अपने मोदी जी भी तो बीजेपी के ही हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी भी तो बीजेपी के ही हैं। मुझे ये बताइए, आप और क्या वादे देखिए करने इनके वाले पास एक बात बताओ, तो वादे आपने मैं किए थे, आपको- उसमें से कितने पूरे हुए और आगे के लिए ये- आपके क्या वादे हैं? राणा जी सही कह रहे कोई थे, भी बिना अध्ययन निष्पक्ष करके आप लोग पार्टी जो है कमेंट करते वो हैं। कांग्रेस और भाजपा और दूसरे दलों के घोषणा पत्र को देखेगी, घोषणा पत्र के चलिए अनुसार ठीक अपना है, विचार चलिए बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संजय जी, बिल्कुल आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, समय बहुत ज्यादा कम है। देखिए 4 चरण के चुनाव हुए और अब जो नंबर गेम है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस का कहना है 200 पर सिमट जाएगी, एनडीए का कहना है कि 400 पार हम हासिल कर ही लेंगे। 4 चरण के चुनाव से ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन क्या जिस तरीके से अब नंबरों की भविष्यवाणी हो रही है, क्या ये स्विंग वोट बैंक को साधने की हो रही है, उसके फायदे के लिए हो रही है? बस जल्दी से ये समझा दीजिए, समय दो बहुत कम सेकंड है। जरूर दीजिएगा। गैस सिलेंडर की बात है, 2 सेकंड खत्म कर लेता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ना नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 287 रुपए का था और आपके जमाने में 1241 रुपए का 1 जनवरी इकोनॉमिक टाइम 2014 पढ़ लीजिएगा। मैं आता आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी हो, विपक्ष हो पक्ष हो, वो नैरेटिव सेट करती है 400 पार। देखिए 400 पार होगा नहीं होगा वो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आपको एक मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि हम जीत रहे हैं और हम इतना चाहते हैं। भाई विपक्ष तो बोलो नहीं 400 पार नहीं आएगा, 300 में सिमट जाओगे। अरे भाई अब पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जिता चुके हैं, यही दर्शाता है। देखिए माइंडसेट का गेम है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट से खेलना पड़ेगा और माइंड गेम है तो माइंड से खेलना पड़ेगा। वो नैरेटिव सेट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं। हम कहते हैं 400 पाए ना पाए, आप कितना पा रहे हैं इस पर चिंतन करना चाहिए। आप कहां से सीट जीतोगे इस पर चिंतन करना चाहिए। 5 स्टेट में साफ है। अब बताइए सरकार कैसे बन जाएगी? समस्या यही है। एजेंडे की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में एजेंडा क्या है? क्या कोई भी प्रधानमंत्री बने, देश का एक ही आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है? आपके एजेंडा क्या है? केजरीवाल बनेंगे, ममता जी बनेंगी, अखिलेश जी बनेंगे, राहुल जी बनेंगे, कौन बनेगा? एजेंडा तो होना चाहिए ना। एजेंडा झंडा नीति कुछ है नहीं, तो कैसे बनेगा? संजय जी, ये बात आपकी बिल्कुल मैं तो सही है ये कि भी- मैं तो एजेंडे ये के भी कह रहा साथ हूं। आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, एक एजेंडा सभी पार्टियों के पास होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपना कीमती वक्त न्यूज इंडिया को देने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।